हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से है। और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो सबसे पहले वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं। दो नंबर के बारे में कहा गया है। सपोज वो दो नंबर क्या है, एक्स और वाई। दो वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए, एक्स और वाई। जब फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे तो पहला इक्वेशन बना पाएंगे। कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो दो नंबर का डिफरेंस क्या है, 26। तो लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ये लिखने से पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन बड़ा है इन दोनों में से। यहाँ पे x में से y घटा रहे हैं, इसका मतलब कौन बड़ा है, x। y स्मॉलर है। अगर दो नंबर है तो कोई एक छोटा कोई एक बड़ा होगा। तो x को क्या मान रहे हैं, बड़ा, y को छोटा, इसलिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 लिखे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता है कि y को बड़ा मानेगा तो y माइनस एक्स को 26 लिखेंगे। तो ये कंडीशन दिमाग में रखेंगे इक्वेशन लिखते समय। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल बड़ा है, x। अब सेकेंड कंडीशन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। मान लेते हैं जो x है वो 3 टाइम्स है सेकेंड नंबर के। प्रॉब्लम में ये गिवन नहीं है कि कौन किससे 3 गुना बड़ा है, इसलिए हम लोग वेरिएबल के रूप में सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। सपोज x और y दो वेरिएबल लिए, उसमें x को क्या मान रहे हैं, ग्रेटर। यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे बगल में कि x क्या है, ग्रेटर है y से। तो फर्स्ट कंडीशन कहता है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 26। तो बड़ा में से छोटा नंबर घटाएंगे तो क्या मिलना चाहिए, 26। और सेकंड कंडीशन कहता है कि जो एक नंबर है वो दूसरे से 3 गुना है। तो x इक्वल्स टू 3y लिखे। x जो है नंबर जो है ये 3 गुना है y से। ठीक है। अब वो x और y को हम लोग को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जब दो वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं और चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से है तो दो वेरिएबल मान के बनाएंगे और दो इक्वेशन भी चाहिए। x और y है तो दो इक्वेशन चाहिए, तब जाके सॉल्व हो पाएगा। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे यहाँ पे कि x इक्वल्स टू 3y जो है पहले ही से हम लोग निकाल लिए हैं। अब 3y को कहाँ पुट कर देंगे, x के जगह पे। तो सेकेंड को कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। अब सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो गया, आप सॉल्व कर सकते हैं। 2y इक्वल्स टू 26। तो y कितना हो जाएगा, 26 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 13। तो y का वैल्यू हो जाएगा 13। जब y 13 है तो x कितना होगा, तो यहाँ रखेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो x इक्वल्स टू 3 टाइम्स y है, यानी 3 इंटू 13 करना होगा, तो ये हो जाएगा 39। तो x इक्वल्स टू 39। अब ये जो सॉल्यूशन है, x का वैल्यू और y का वैल्यू, ये सही है कि नहीं, इसको जांचने के लिए हम लोग इसको पुट करेंगे इक्वेशन में और कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे कि सही में कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अब x को क्या माने थे, ग्रेटर। तो ग्रेटर आया भी है, 39 है और ये 13 है, 39 बड़ा है 13 से। अब 39 माइनस 13 करते हैं, क्योंकि 39 माइनस 13 करने से कितना आना चाहिए, 26। तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6, और 3 माइनस 1 2। तो ये बिल्कुल सही है। और क्या x जो है 3 गुना है y से, तो बिल्कुल है। 3 इंटू 39 करते हैं, 3 इंटू 13 करते हैं तब तो 39 मिलता है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब है कि ये करेक्ट सॉल्यूशन है। तो इस तरह से जब भी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग चेक भी कर सकते हैं आसानी से पुट करके कि जो सॉल्यूशन निकाले वो सही है या नहीं। कहीं पे भी अनसेटिस्फाइड करता है तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कुछ प्रॉब्लम बनाने में गलती हुआ है। तो एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में कहा गया है कि दो नंबर है, कोई भी दो नंबर हो सकता है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, 26। ये फर्स्ट कंडीशन का बात कर रहा है। और सेकंड कंडीशन में कहता है कि एक नंबर दूसरे से 3 गुना बड़ा है।
तो हम क्या मान के चले कि सपोज वो दोनों नंबर क्या है, एक्स और वाई, जिसमें एक्स को मान लिए ग्रेटर है वाई से। यहाँ कुछ भी माना जा सकता है, एक्स वाई के बदले जेड डब्ल्यू कुछ भी बनाते वक्त, और किसी को भी ग्रेटर माना जा सकता है, सॉल्यूशन वही आएगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि x इक्वल्स टू 3y होगा। एक नंबर दूसरे से 3 गुना बड़ा है, तो 3 गुना बड़ा है मतलब 3 टाइम्स y x के बराबर है। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग x का वैल्यू 3y यहाँ रख दिए और इसको सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस कर लिए ताकि सॉल्व कर पाए। तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू क्या लिखे, 26। सॉल्व करने पे कितना आया, 13। y का वैल्यू कितना हो गया, 13। और y इक्वल्स टू 13 को कहाँ पुट कर दिए, सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ से x कितना मिला, 39। अब रिवर्स चेक किए कि ये जो सॉल्यूशन है x और y का, जो दो नंबर मिला है हम लोगों को, वो सही है या नहीं। इसको इक्वेशन में पुट करके देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 39 माइनस 13 26 देता है, बिल्कुल सही है। और 39 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 13 होगा, 39 दोनों तरफ सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये कंप्लीट सॉल्यूशन है और सही सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स है ये, और आसान वर्ड प्रॉब्लम्स है। अगर एक बार समझ में आता है किस तरह से वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे हैं और कंडीशन को किस तरह से इक्वेशन के रूप में लिख रहे हैं, तो फिर आसान है सॉल्व करना। इसमें लीनियर इक्वेशन में बेसिकली बस कंडीशन लिखने आना चाहिए इक्वेशन के रूप में। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो पहले तो ये जानना होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स दो एंगल को कहते हैं। जैसे अगर एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है, तो सप्लीमेंट्री तब होगा जब x प्लस वाई क्या होगा, 180। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का जोड़ कितना के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो। तो सप्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो। तो दो एंगल मान लिए एक्स और वाई, इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। एंगल एक्स एंगल वाई, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। फर्स्ट कंडीशन पढ़ते ही ऐसा लिख लेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री है दोनों। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब किसी को भी लार्जर मान लेंगे, एक्स और वाई में से किसी को भी लार्जर मान लेंगे। मान लेते हैं एक्स बड़ा है, ठीक है। जब x बड़ा है तो कहता है सेकंड कंडीशन में कि एंगल x जो है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। यही कहता है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ये स्मॉलर है, इससे कितना बड़ा है, 18 डिग्री से एंगल x। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एंगल एक्स का वैल्यू कितना है वाई के टर्म्स में, इतना। अब इसको यहाँ रख देंगे, तो ये बन जाएगा एंगल वाई प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू, सॉरी एंगल वाई प्लस 18 डिग्री भी होगा वहाँ। एंगल वाई प्लस 18 डिग्री प्लस 18 प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा एंगल वाई प्लस एंगल वाई 2 टाइम्स एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18 लिख पाएंगे इसको। ये हो जाएगा 10 माइनस 8 2 एंड 7 माइनस 1 6, 162 डिवाइडेड बाई 2 इज एंगल वाई, ऐसा होगा। अब इसको फर्दर क्या लिख पाएंगे, तो एंगल वाई जो है वो 81 डिग्री हो गया। अब एंगल वाई 81 डिग्री होगा तो एक्स कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो एंगल एक्स जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री में से क्या माइनस कर देंगे, एंगल वाई जो आया है, तो 180 माइनस 81, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 99।
99, यहाँ अगर 81 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 9 1 10, 9 8 17 8, सही है। तो एंगल एक्स कितना आया 99 और एंगल वाई कितना आया 81 डिग्री, और दोनों का समेशन कितना आना चाहिए 180 डिग्री। दोनों को जोड़ के अगर देखेंगे, अगर ये कंप्लीट सॉल्यूशन है और सही सॉल्यूशन है तो उतना आना चाहिए। तो 99 को जोड़ते हैं 81 के साथ, 99 प्लस 81, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 99 जो है एंगल वाई से 18 डिग्री बड़ा है ना, इसमें 18 डिग्री जोड़ देंगे, 81 में 18 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 99। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट सॉल्यूशन है और सही सॉल्यूशन है। इसमें एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं क्या दिया गया है। दो एंगल के बारे में कहा गया है कि दोनों एंगल क्या है सप्लीमेंट्री। तो एंगल सप्लीमेंट्री होने का मतलब होता है कि दोनों का जोड़ कितना है 180 डिग्री। और फिर बात करता है सेकंड कंडीशन में कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। तो किसको बड़ा मान रहे हैं यहाँ पे, एंगल एक्स को। तो एंगल एक्स जो है वाई से कितना बड़ा है 18 डिग्री। तो सेकंड इक्वेशन लिख पाए ऐसा। अब एंगल एक्स का वैल्यू इतना है, इसको पुट कर दिए एक्स के जगह पे, तो सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो गया। वहाँ से क्या निकाले एंगल वाई, एंगल वाई 81 डिग्री हो गया। तो एंगल एक्स कितना होगा 99, क्योंकि दोनों का समेशन जोड़ कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल वाई को अगर यहाँ पुट कर देंगे 81 डिग्री, तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा 180 माइनस 81, जो यहाँ किए हैं। तो एंगल एक्स कितना हो गया 99 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किए हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बॉल्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले बैट और बॉल की कीमत को डिसाइड कर लेते हैं कि सपोज एक बैट का जो कीमत है, एक बैट का कीमत को क्या मान लेते हैं एक्स, एक बैट का कीमत, और एक बॉल का कीमत को क्या मान लेते हैं वाई। ठीक है, ये एक बैट का कीमत एक्स है और एक बॉल का कीमत वाई है। अब क्वेश्चन पे दिया गया है सबसे फर्स्ट कंडीशन में 7 बैट्स और 6 बॉल्स को खरीदा जाता है। तो 7 बैट्स का कीमत कितना हो जाएगा 7x, और 6 बॉल का कीमत हो जाएगा 6y, और पैसा कितना पे किया गया है 3800। 3800, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए। फिर से इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 बैट और 5 बॉल्स को खरीदा गया। तो 3 बैट्स को खरीदने का कीमत 3x पे करना होगा, और 5 बॉल्स को पे करने के लिए 5y करना होगा। इसको कितना देना पड़ा 1750, 1750। तो ये सेकंड इक्वेशन। अब पूछता है कि एक बैट और एक बॉल का कीमत कितना था। तो एक्स और वाई निकालना है इसका मतलब। तो किसी एक जगह से एक्स निकाल के वाई में पुट करना होगा, एक्स में पुट करना होगा। तो यहाँ से सपोज फर्स्ट इक्वेशन से अगर निकालें तो यहाँ से लिख सकते हैं 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, और x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y होल डिवाइड बाई 7। तो x का वैल्यू इतना आया। अब इस x को कहाँ रखना होगा इस जगह पे, तो 3x में रखते हैं। तो 3 टाइम्स x की जगह पे क्या रखना होगा 3800 माइनस ऑफ 6y डिवाइड बाई 7 प्लस 5y, और ये कितना देगा 1750। अब इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आना चाहिए 0 0 8 3 24 2, इतना होना चाहिए 6 3 18y प्लस 35y इक्वल्स टू 1750 इंटू 7। ये 7 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिए एलसीएम लेके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, और ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ। तो ये क्या मिलेगा 35 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 17y, ऐसा होगा।
इक्वल्स टू और 1750 इंटू 7 माइनस ऑफ 11400 ऐसा होगा। तो y इक्वल्स टू 50, मतलब एक बॉल का कीमत कितना है 50 रुपया। अब इसको यहाँ रख देंगे 6 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 300 डिवाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा 3500 डिवाइड बाई 7, दैट इज इक्वल्स टू 500। यानी एक बैट का जो कीमत है वो है 500 रुपीज़ और एक बॉल का कीमत कितना है 50 रुपीज़। तो यहाँ पे पुट करने में गलती हुआ था, 17 से 50 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा और फिर y का वैल्यू यहाँ 50 रखेंगे तो एग्जैक्ट आंसर 500 होगा। तो इसमें दो कंडीशन हम लोग को फ्रेम करना था लीनियर इक्वेशंस में। यहाँ पे एक बैट का जो कीमत है वो x माने थे, एक बॉल का कीमत y माने थे, और यहाँ से जैसा कंडीशन बुक में कहा गया था, प्रॉब्लम में कहा गया था, उससे दो इक्वेशन सॉल्व करके और फिर हम लोग आगे बढ़े, जिससे y इक्वल्स टू 50 मिला और x इक्वल्स टू 500 मिला। तो लास्ट में हम लिख पाएंगे कि एक बैट का कीमत कितना है 500 और एक बॉल का कीमत है 50 रुपीज़। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें टैक्सी फेयर के बारे में कहा गया है। टैक्सी फेयर के बारे में कहा गया है कि एक फिक्स्ड प्राइस, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सपोज फिक्स्ड प्राइस को हम लोग f मान लेते हैं, ये फिक्स्ड प्राइस लगना ही लगना है, ठीक है, और पर किलोमीटर के हिसाब से जो प्राइस लग रहा है उसको p मान लेते हैं। मतलब 1 किलोमीटर का दाम कितना पे करना है p। अगर कोई बाहर किसी टैक्सी से मूव कर रहा है तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि उसको फिक्स चार्ज देना ही है और साथ में पर किलोमीटर मतलब जितना किलोमीटर भी जाएगा उसका प्राइस देना है। क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये फिक्स प्राइस लगेगा ही लगेगा, जो भी लगे 5 रुपया 10 रुपया जो भी हो वो लगेगा बैठने पे, और साथ में वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसका प्राइस देना है उसको। तो मान लेते हैं ये फिक्स्ड प्राइस क्या है f, और पर किलोमीटर उसको कितना प्राइस देना है p। अगर 10 किलोमीटर जाएगा तो 10p रुपीज़ देना पड़ेगा उसको। तो फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं, कहता है कि 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो फिक्स्ड प्राइस तो देना होगा उसको, ये तो लगना ही है, और 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसका कितना अलग प्राइस हो जाएगा 10p ये होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए कितना प्राइस पे करना है उसको p, 10 किलोमीटर के लिए 10p प्राइस पे करेगा और फिक्स चार्ज लगना ही है, और टोटल कितना प्राइस पे कर रहा है वो 105 रुपीज़। अब क्या होता है कि ये सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि अब वो 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है, नेक्स्ट 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो अब भी उसमें फिक्स चार्ज लगेगा, और 15 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 15p देना पड़ेगा उसको प्राइस, अब दे रहा है 155, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसी बात को समझना था कि कोई भी टैक्सी से अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए कंडीशन लिख दिया गया है कि उसको फिक्स्ड प्राइस पे करना है चाहे जितना किलोमीटर भी वो मूव करे, और साथ में पर किलोमीटर के हिसाब से जो तय अमाउंट किया गया है वो देना है। तो फिक्स्ड प्राइस तो लगेगा ही लगेगा, वो फर्स्ट बार में 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 10 इंटू पी देगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का दाम कितना पे करना है p, 10 किलोमीटर का 10p पे करना होगा, और साथ में फिक्स चार्ज, ये दोनों मिलाए कितना पे किया 105 रुपया। सेकेंड बार में 15 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 15 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो 15 इंटू पी देना होगा उसको, और साथ में फिक्स चार्ज भी देना होगा, ये कंप्लीट मिलाए कितना देना होगा 155। तो क्वेश्चन पूछता है ये फिक्स चार्ज क्या था, ये फिक्स चार्ज क्या था और पर किलोमीटर उसको कितना पैसा पे करना था, यानी एफ और पी पूछ रहा है। यहाँ पे एक्स और वाई भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे, लेकिन समझाने के लिए एफ और पी मान लिए कि ये फिक्स्ड प्राइस है और ये पर किलोमीटर का प्राइस है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व आसानी से कर सकते हैं कि अगर इसको यहाँ पे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और -15 में से
10p जाएगा तो -5p बचेगा, इक्वल्स टू -155 में से अगर 105 जाएगा तो -50 बचेगा। तो p इक्वल्स टू कितना आ गया 10, यानी पर किलोमीटर उसको 10 रुपीज़ देना है उसको, ठीक है। पर किलोमीटर उसको कितना प्राइस देना है 10 रुपीज़। अब f निकालने के लिए किसी एक जगह p को रख देंगे, तो f जो हो जाएगा, सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखे हैं तो -10p, तो f इक्वल्स टू हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, दैट इज 105 माइनस 100, यानी उसको 5 रुपीज़ फिक्स्ड प्राइस देना है। वो कितना किलोमीटर भी ट्रेवल करे 5 रुपया उसको बैठने पे लगेगा ही लगेगा, ये फिक्स चार्ज है। तो एफ और पी हम लोग निकाल पाए, बस कंडीशन मेन होता है कि उसको सही तरीके से लिख पा रहे हैं कि नहीं। पर किलोमीटर कितना प्राइस देगा 10 रुपया, और फिक्स प्राइस उसको देना ही है। अब क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एडिशनल पार्ट ऐड कर दिया कि अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो कितना प्राइस देगा टोटल। तो 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना प्राइस देना होगा, फिक्स्ड प्राइस तो 5 देगा ही देगा वो, प्लस अब 25 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो 25 किलोमीटर का प्राइस पे करेगा, कितना 25 गुने 10, क्योंकि 1 किलोमीटर का दाम कितना है 10 रुपया, तो 25 से कितना होगा 25 गुने 10 और प्लस 5, दैट इज इक्वल्स टू 255। तो ये सब कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो ये अच्छा सवाल था क्वेश्चन समझने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक बार अगर प्रॉब्लम समझ में आने लग गया और इक्वेशन बनाने सीख गए तो फिर वर्ड प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पे भी। क्वेश्चन है फ्रैक्शन के ऊपर, तो सबसे पहले फ्रैक्शन ही मान लेते हैं कि क्या है। सपोज वो फ्रैक्शन क्या है x बाई वाई, सपोज वो फ्रैक्शन है x बाई वाई, ठीक है। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम में दिखाई दे पहले कुछ मान लेना है अपने मन से और फिर प्रोसीड करना है। तो x बाई वाई फ्रैक्शन है। अब कहता है कि फ्रैक्शन में अगर 2 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, अगर 2 ऐड कर दिया जाए, x प्लस 2 कर दिया जाए और नीचे में y प्लस 2 कर दिया जाए, तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। ये फर्स्ट प्रॉब्लम का कंडीशन है। अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया जाए और डेनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब सेकंड कंडीशन में कहता है कि 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर 3 ऐड कर दिया जाए, मतलब x प्लस 3 और y प्लस 3 ऐड कर दिया जाए दोनों में, तो ये 5/6 बन जाता है। तो फाइंड कीजिए वो फ्रैक्शन क्या था, x बाई वाई क्या था। तो आसान है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना होगा। इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हैं, 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18, और फिर फर्दर लिख सकते हैं 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22 माइनस 4, ऐसा होगा। तो ये फर्स्ट डैश मान लेते हैं, क्योंकि इसी इक्वेशन को और फिर इससे जो इक्वेशन आएगा दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15, तो यहाँ से मिला 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, ये सेकेंड डैश आया। अब इन दोनों को हम लोग को सॉल्व कर लेना है ताकि x और y निकाल पाए। तो यहाँ लिखेंगे 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, और यहाँ पे है 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। किसी से भी x निकाल के अगर सेकेंड इक्वेशन में रख दें तो सॉल्व कर पाएंगे। सपोज यहाँ से x निकालते हैं 6x से, तो 6x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 5y माइनस 3, और x इक्वल्स टू 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 6,
और इसको कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में, क्योंकि ये फर्स्ट डैश इक्वेशन है, तो इसमें पुट कर देते हैं एक्स की जगह पे। तो 11 एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 6 माइनस ऑफ 9y इक्वल्स टू -4, ऐसा होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, साथ साथ एलसीएम भी ले लेंगे। 11 इंटू 5 55y, 11 इंटू 33 माइनस 9 6 54y इक्वल्स टू 6 इंटू 4 माइनस 24। एक लाइन में इस तरह से लिख पाएंगे डायरेक्ट। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 55 में से 54 जाएगा तो केवल y लिख सकते हैं, और यहाँ 33 हो जाएगा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव 33 माइनस 24, तो y का वैल्यू हम लोग को मिल गया 33 माइनस 24, तो 25 26 27 28 29 30 31 32 33 9, तो y कितना मिला 9। अब y मिल गया है तो x कहीं से भी निकाल सकते हैं, x कहीं भी रख सकते हैं, तो x यहीं पे रखते हैं, यहाँ से निकालते हैं, तो x कितना हो जाएगा, x निकालने के लिए पहले यहाँ इसको रब कर लेते हैं, तो x हो जाएगा 5 टाइम्स y, x इक्वल्स टू 5 टाइम्स y मतलब 5 इंटू 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, 9 5 ज़ा 45 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, दैट इज 42 डिवाइड बाई 6, तो x इक्वल्स हो जाएगा 7। तो हम लोग फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, ये तो फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, फ्रैक्शन के रूप में मतलब x बाई वाई लिखना है, तो x बाई वाई मतलब 7/9, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था 7/9। अब चेक करते हैं कि 7/9 जो आया है वो सही है या नहीं। तो चेक करने के लिए फर्स्ट कंडीशन में पुट करेंगे, कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर दोनों में 2 जोड़ दें तो फ्रैक्शन कितना बन जाना चाहिए 9/11, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, बिल्कुल सही है। सेकेंड कंडीशन में बोलता है कि अगर 3 जोड़ दे दोनों तरफ तो 5/6 हो जाए, तो 7 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 12, तो इसका मतलब है कि 10/12 हो जाएगा ये, और 10/12 का मतलब क्या है 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 5/6, बिल्कुल सही है। तो ये जो फ्रैक्शन है 7/9 यही ओरिजिनल फ्रैक्शन था, जिसमें 2 ऐड किया गया था ऊपर और नीचे, और 3 ऐड किया गया था सेकंड कंडीशन में। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस मेनली हम लोगों को क्या करना होता है, इक्वेशन फ्रेम करना होता है, और अभी तो इस जगह पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर एलिमिनेशन मेथड लगाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाए तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा, इतना आगे और नहीं बढ़ेगा, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़े हैं इसलिए उसी को लगा रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप किसी खास मेथड से ही बनाइए, वहाँ पे फ्री चॉइस है कि कोई भी एलिमिनेशन मेथड लगाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, कैसा ही मेथड लगा के उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है, जो कि एक एज प्रॉब्लम है, और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे। इसमें क्वेश्चन में सपोज प्रेजेंट एज के बारे में बोला जा रहा है, तो प्रेजेंट एज जो मान लेते हैं जेकब है जो कि फादर है, उसको जे मान लेते हैं, और सन का एज को एस मान लेते हैं। ये इसलिए मान रहे हैं कि फ्री चॉइस है वेरिएबल का, कोई कुछ भी वेरिएबल मान सकता है, एक्स भी मान सकता है, वाई भी मान सकता है। हम समझाने के लिए क्या मान लिए कि ये डिनोट कर रहा है जेकब को और ये उसके सन को। तो जेकब जो कि फादर है उसको जे से डिनोट कर रहे हैं, उसका प्रेजेंट एज को जे से डिनोट कर रहे हैं, और ये सन का एज को एस से डिनोट कर रहे हैं, ये प्रेजेंट एज है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कहता है कि 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जो है, 5 साल बाद मतलब आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स इन दोनों का एज कितना हो जाएगा, दोनों में 5 साल ऐड हो जाएगा, ऐसा होगा। आफ्टर 5 ईयर्स जेकब के एज में 5 साल बढ़ेगा और इसके एज में भी 5 साल बढ़ेगा, और अब फादर कहता है सन से कि जो उसका एज जो है वो
3 टाइम्स है सन के एज से, तो ऐसा लिख पाएंगे 5 साल बाद जब दोनों का एज इतना है तो अब फादर कहता है कि तुमसे जो मेरा एज है वो 3 गुना बड़ा है। तो ये कंडीशन हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऐसा लिखेंगे 3s प्लस 15 और फाइनल लिखेंगे j माइनस 3s इक्वल्स टू 15 माइनस 5 10। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। एक और इक्वेशन चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए j और s को, तो एक बार फिर से इसको समझा देते हैं क्या है। जेकब के प्रेजेंट एज को क्या माने j और सन के प्रेजेंट एज को s। अब कंडीशन दिया गया है प्रॉब्लम में कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या होगा, दोनों का एज 5-5 साल बढ़ जाएगा। अब फादर कहता है सन से कि उसका एज जो है 3 गुना है उससे, तो 3 टाइम्स s प्लस 5 लिखेंगे और फिर सॉल्व करके क्या निकाले j माइनस 3s इक्वल्स टू 10। अब सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं कि 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, ये 5 साल बाद का कंडीशन था और 5 साल पहले कहाँ से, प्रेजेंट एज से, तो बिफोर 5 ईयर्स, बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल पहले का बात हो रहा है। तो 5 साल पहले इसका एज कितना होगा दोनों का, j माइनस 5 और s माइनस 5, दोनों का 5-5 साल घट जाएगा। अब फादर कहता है सन से कि जो फादर का जो एज है, फादर का जो एज है वो 7 गुना है सन के एज से, तो ऐसा लिख पाएंगे। तो ये हो जाएगा 7s माइनस 35 और फिर इसको ऐसा लिखेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन। माइनस 35 है, प्लस 5 चला जाएगा तो माइनस 30 करेगा इसको। अब इन दोनों को सॉल्व कर देना है, तो j माइनस 3s इक्वल्स टू 10 है और यहाँ है j माइनस 7s इक्वल्स टू माइनस 30 है। अब लाइक टर्म से तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ये कैंसिल आउट हो गया, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4s और यहाँ 30 प्लस 10 कितना जाएगा 40, यानी s इक्वल्स टू क्या मिल गया 10 ईयर्स। मतलब सन का एज कितना है प्रेजेंट एज अभी 10 साल, तो फादर का एज कितना हो जाएगा, कहीं पे भी रखेंगे तो मिल जाएगा। जैसे इसमें रखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो j इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 3s, यानी 10 प्लस 3 इंटू एस मतलब 30, तो जैकब का एज हो जाएगा 40 ईयर्स। तो फादर का प्रेजेंट एज कितना है 40 और सन का एज कितना है 10। तो इस तरह से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.4 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।